नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। साल 2022 निवेश के लिहाज से बेहतरीन साबित हुआ। न सिर्फ रिकॉर्ड डीमैट खाते खुले बल्कि लोगों ने जमकर एसआईपी भी की। बताएंगे आपको अब नए साल 2023 में क्या हुआ आपका निवेश प्लान, और साथ ही बताएंगे आपको मुनाफे के 10 फंड भी जो नए साल में आपको कर सकते हैं मालामाल। चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। परिचय करा देते हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। पंकज जी और फिरोज, आप दोनों को सबसे पहले नए साल की बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए भी नया साल ढेरों खुशियां लेकर आए, और जिस तरीके से वेल्थ प्लान करने में आप तमाम एक्सपर्ट्स हमारी मदद करते हैं, उसमें भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। तो अब थोड़ा सा हम फ्लैशबैक लेते हैं सबसे पहले, और समझते हैं कि साल 2022 में क्या कुछ हुआ, हमने क्या खोया क्या पाया। थोड़ा सा जो एक कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन करना बेहद जरूरी है। इसलिए फिरोज, 2022 में काफी सारे इवेंट्स हुए, कुछ तो बेहद ही सरप्राइजिंग इवेंट्स हुए। तो अगर हम साल 2022 को याद करेंगे तो क्या बड़े बड़े इवेंट्स याद आएंगे? स्वाति जी, जैसे आपने कहा 2022 काफी इवेंटफुल रहा है, और उसको अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करें, तो ईयर शुरू हुआ एक कोविड की थर्ड वेव से, ओमिक्रॉन की वेव से, तो उसकी थोड़ी नर्वसनेस थी। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने हमें फरवरी में हिट किया, यूक्रेन की वॉर, रशिया की और यूक्रेन की वॉर से। उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बहुत बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, और यूक्रेन की वॉर से उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बहुत बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, वो एक बहुत बड़ा शॉकर था। उसकी वजह से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी वो काफी डिप्लीट हुई। एफआईआई ने 45,000 करोड़ हर महीने बेचा पहले 6 महीने में, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। डीआईआई ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंडों ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने बहुत सारा पैसा जम के लगाया इक्विटी मार्केट में। बहुत अच्छी खुशखबरी थी। फॉरेनर्स बेच रहे थे और इंडियंस खरीद रहे थे सस्ते दामों में स्टॉक्स को, ये जरूर हुआ। फिर जैसे हम जून में पहुंचने लग गए तो फिर ये इन्फ्लेशन का जो भय था वो काफी ज्यादा एग्जैजुरेट हो गया। यूरोप ने, यूके ने 11.1% का इन्फ्लेशन नंबर डिक्लेयर किया, जो 40 साल के हाई तक पहुंच गया था। तो उसकी वजह से जो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और फेड है, यूएस ने रेट्स को 4.25% पे ले गई। जो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई, वो सब हुआ। फिर आप देख रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन की जो वजह से जो टेपरिंग हो रही थी फेड की तरफ से, फेड ने थोड़ा रिलीफ दिया कि हम इतनी तेजी से ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो लास्ट 2-3 महीनों से फॉरेन फ्लोज भी चालू हो गए और इक्विटी मार्केट्स थोड़ी ज्यादा बयाउंट हुई। और इन सब में सबसे अच्छी खुशखबरी और सबसे ज्यादा प्राइड की बात यह है हर भारत के नागरिक के लिए कि इंडिया पहली बार, ग्लोब जब तकलीफ में था, इंडिया ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है ग्लोबल इक्विटीज को, और 15 से 20% की आउट परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज ने दिखाई है। मैं यूएस गया था थोड़े लास्ट 2 हफ्तों पहले, तो काफी फंड मैनेजर आश्चर्यचकित थे कि इंडियन मार्केट्स इतना अच्छा कर रही हैं, और वो भी ओवरवेट रहने की संभावना में है 2023। बिल्कुल। तो इतने इतने सारे इवेंट्स में एक राइजिंग इंडिया और एक शाइनिंग इंडिया उभर कर आया। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इन्वेस्टमेंट ऑन अ पर्सनल लेवल जरा समझते हैं। ये हमने दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखा। लेकिन पंकज जी, जो अब नए साल में जो एक इंडिविजुअल की फाइनेंशियल प्लानिंग है, उनको डेफिनेटली लेना देना है कि विश्व में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, पर उन्हें यह भी देखना है कि उनकी जेब में क्या चल रहा है, उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। और इस बार हमने एक्चुअली इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ले ऑफ्स हुए, और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें अभी भी लोगों को है कि हाँ, डेफिनेटली नया साल कुछ अच्छा लेकर आएगा, डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ जॉब और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम नए साल के प्लान के बारे में आपसे समझे सबसे पहले नटशल में, तो किन बातों का ख्याल अभी रखना है किसी को अपनी इस निवेश की जर्नी में? बिल्कुल स्वाति, मैं आपके सवाल को उत्तर दूं उससे पहले, क्योंकि इस साल का ये लास्ट लाइव मनी गुरु शो है, तो मैं आपको, मेरे साथी फिरोज अजीज जी को और सभी व्यूवर्स को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा आपने पूछा कि
क्या होना चाहिए, तो देखिए पर्सनल फाइनेंस में या फाइनेंशियल प्लानिंग में हर समय सही समय होता है शुरुआत करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि हम नए साल में कदम रख रहे हैं, तो जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, और जिन्होंने पहले से प्लान किया हुआ है उनको भी ये समय है कि उसको रिव्यू करें, देखें कि क्या उसमें बदलाव की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ चीजें बहुत ही जरूरी हो जाती हैं। मतलब कि आप प्लान तो अपने गोल्स के हिसाब से लिखते हैं, लिखवाते हैं, जो भी है बनाते हैं। आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी फाइनेंशियल गोल्स हो उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन स्वाति कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स टाइम टाइम पर उसको, मतलब असेट का रिव्यू करना एक अलग बात है या अपनी स्कीम्स का रिव्यू करना अलग बात है, साथ ही फाइनेंशियल प्लान का रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बताता हूँ उदाहरण के तौर पर, हम कई बार गोल्स में ऐसा करते हैं कि हमें एक घर खरीदना है या फिर बच्चों की एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है या कोई कार खरीदनी है। पर आपने देखा होगा लोग ये बात भूल जाते हैं कि जो कार खरीदी आपने उसका गोल बनाया, पर 5 साल 7 साल में जनरली देखा जाता है कि लोग अपनी कार को चेंज करते हैं। तो क्या ऐसा किया जा रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जब गोल सेट करते हैं तो इस बात को देखा जाए कि उन्हीं चीजों के लिए आपको दोबारा से फिर से पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने एक गोल के लिए किया और वो वहां पर खत्म हो गया। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये था कि आप उसको रिव्यू करें कि क्या क्या उसमें चेंजेस करने होंगे, और नई सोच के साथ में इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए, इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, काफी बढ़ गए हैं, चाहे वो लोन की साइड में हो या आपके फिक्स डिपॉजिट की साइड में हो, तो उसका काफी फर्क पड़ जाएगा आपके फाइनेंशियल प्लान पर। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल प्लान में आपको बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, नया साल तो नए बदलाव और नई प्लानिंग का भी ये समय है। बदलते समय के साथ बदलती प्लानिंग के टिप्स हम पंकज जी से और समझेंगे। इस बीच समझना ज़रूरी है जो हमने फिरोज आपसे डिस्कस किया कि क्या रहा साल 2022 में। अब इन तमाम इवेंट से और जो हमारे बाजार ने भी जैसे परफॉर्म किया, अगर हम कह सकते हैं कि एक जो सीख है या की लर्निंग्स रही हैं कुछ मोटा मोटी, तो हम कैसे समझे उसे? एक तरीके से टेक अवे भी, या एक तरीके से 2020 से सीख लेकर 2023 के लिए जो एक टिप्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वो क्या रहेंगे? देखिए, बहुत 38,000 फीट की लर्निंग्स की बात करता हूँ स्वाति जी, तो मेरे हिसाब से 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। और ये जो लर्निंग्स हैं मेरे हिसाब से सिर्फ 2022 में नहीं, हिस्टोरिकली बहुत बार यही चीज प्रूव हो चुकी है, बट वही की वही मिस्टेक्स हम बार बार करने की क्षमता रखते हैं एज अ ह्यूमन माइंड। पहली चीज, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे ज्यादा भावुक होके भेड़ चाल में गिर के इन्वेस्ट ना करें। ये हमेशा मैंने देखा है कि पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे 2021 का मैं एग्जांपल लूं, इंटरनेशनल फंड्स बहुत अच्छा कर रहे थे, नैस्डैक फंड बहुत अच्छा कर रहे थे, क्रिप्टो बहुत अच्छा कर रहा था, तो क्या हुआ कि लोग धनाधन अपने पैसे, जो हार्ड अर्न सदियों के पैसे हैं, वो इनमें लगा चुके हैं। और अब देखें, नैस्डैक 30% नीचे है पीक से, आप क्रिप्टो को देख लें, 50%, 60%, 80%, 90% भी नीचे हैं काफी सारे क्रिप्टोस। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, पास्ट परफॉर्मेंस जब बहुत अच्छा हो तो आपको ज्यादा चौकन्ना रहना है, अपना एंटीना खड़ा कर लेना है जब भी परफॉर्मेंस ज्यादा हो। तो ऐसे नहीं कि खुश होकर लालच में आके इन्वेस्ट करना है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, ना आंकड़े करना बहुत जरूरी है। देखता हूं कि जब मैं मिलता हूं लोगों से तो वो मैथमेटिक्स करते ही नहीं, कहते हैं कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे बड़ा फायदा होता है। जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी पर एनम रिटर्न रियल एस्टेट में कितनी है, बोलते पर एनम मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, बट उनको अपना खुद का अल्फा पता नहीं होता है। तो आंकड़ों के आधार पे निर्णय लेंगे तो 8 आउट ऑफ 10 सही जाएंगे। अगर आप नंबर्स के बगैर निर्णय लेंगे तो 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे। इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, गैम्बलिंग कहते हैं। दैट्स पॉइंट। पॉइंट 3, म्यूचुअल फंड का ही प्रयोग करें। 26 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 25 साल लास्ट ईयर कंप्लीट किए इक्विटी कैटेगरी। उनमें से अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सबसे बदनसीब 10 ईयर इन्वेस्टर को 8% का रिटर्न मिला है, सबसे खुश नसीब 10 साल के इन्वेस्टर को 34 मिला है। इसके बावजूद फिर भी लोग म्यूचुअल फंड से इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं। 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए और सबसे बदनसीब भी निकलेंगे तो 6-8% की रिटर्न पर एनम कहीं नहीं गई। राइट, दैट्स पॉइंट 3। पॉइंट 4, आपको यह देखना है कि इन्वेस्ट करते वक्त इक्विटी में 15% की गिरावट की उम्मीद करके इन्वेस्ट करें। हर साल निफ्टी ने 20% की गिरावट एवरेज दिखाई है 21 सालों में, हर साल
उछले तरों से निचले सालों तक 20.3% इज द एवरेज फॉल। कोविड का साल 2008 हटा भी दूं तो भी 14% की फॉल हर साल देखने को मिली है। इसकी तैयारी, इसकी मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ अपने पैसे इक्विटी में चेक काटने से पहले ये अपने आप को जहन में बिठा लें कि मार्केट उतार चढ़ाव करेगी, इसीलिए आपको एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिलने की क्षमता भी होती है। बिल्कुल। ओके, तो ये कुछ ऐसी की लर्निंग्स हैं जो हम सबको समझनी और जाननी बेहद ज़रूरी है साल 2023 के लिए। पंकज जी, अब इंडिविजुअल लेवल पर हम जब भी कोई नए काम की शुरुआत करनी है या फिर कोई नई खरीदारी करनी है, सबसे पहले हम बैठते हैं, एक बजट बनाते हैं और देखते हैं भाई कितने पैसा लगेगा, कितना क्या कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है, या कोई भी हमें प्लानिंग करनी होती है। तो ये जो अब नए साल की नई फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसमें बजट बनाने का तरीका भी क्या बदलना होगा निवेशकों को? कुछ खास, कुछ अलग? बिल्कुल स्वाति, देखिए पहली बात तो यह है कि कई बार लोग आमतौर पर अपना बजट बनाते ही नहीं हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और उससे ये होता है कि आपको आइडिया नहीं होता है। हो सकता है कई बार इसका उल्टा भी प्रभाव होता है कि आप पैसा बचाते जा रहे हैं और खर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बजट नहीं, आपको पता नहीं है और आप डर डर के पैसा खर्च कर रहे हैं। जबकि हो सकता था बजट बना होता, आपको पता होता कि फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स के लिए कितना बचाना है और फिर आप उससे अच्छी तरह से खर्च कर सकते थे अपने बचे हुए पैसों को। तो बजट बनाना बहुत ही जरूरी है, चाहे हम किसी भी चीज में। देखिए, आप चाहे वो देश की बात करें या स्टेट की बात करें, तो वहां पर जब बजट बनते हैं और कई बार उस पर आम नागरिक भी अपने राय रखता है कि बजट सही था, अच्छा था, नहीं था, बट अपने पर्सनल बजट में कई बार तो बनाते नहीं हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरी सलाह तो यही है, अगर नहीं किया है तो एटलीस्ट नए साल में ये एक आप जरूर डिसाइड कर लें कि अपना हाउस होल्ड बजट बनाना चाहिए। दूसरी बात स्वाति, आपने बोला कि क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, तो क्योंकि बजट में आपके जो जरूरी खर्चे हैं वो तो होते ही होते हैं, उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए प्रोविजन करना। ऐसा नहीं कि पैसा बचेगा तो उसके बाद में हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके लिए भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे कंसिडर करें जैसे कि आप अपने जरूरी खर्चों को कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो भी इनकम है और आप ये लेके चलते हैं कि आपकी कितनी ईएमआई है या रेंट है, उसके लिए आपको पैसा साइड में रखना है। उसी तरह से अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी आपको पैसा साइड में रखना है। तो जरूरी खर्चे और फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसों को रखने के बाद फिर जो पैसा बचता है उसे आप अपने शौक के लिए या फिर जो बहुत जरूरी खर्चे नहीं हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बात ध्यान रखें कि बजट जरूर बनाएं, कैश फ्लो का ध्यान रखें, और साथ ही जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आपके बहुत सारे गोल्स डायनेमिक भी होते हैं। समय समय पर उन चीजों की कीमत बढ़ती है, घटती है, आपके जरूरतें बढ़ जाती हैं या आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो उन चीजों का ख्याल रखें कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें उसके लिए भी जगह हो। राइट, बिल्कुल। और फिरोज, अब जरा कुछ थीम्स पर आए। हर साल एक थीम का साल होता है, एक अपॉर्चुनिटी का साल होता है कि कहां पर कौन सी थीम्स चलती हैं। साल 2023 कौन सी थीम के लिए साल हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से 2023 में अगर मैं थीम्स की बात करूं, जाहिर सी बात है थीम्स को काफी फंड मैनेजर पकड़ते हैं और अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक्स से जो स्टॉक्स उससे बेनिफिट कर सकते हैं उसको इंक्लूड करते हैं। बट एज अ मैक्रो थीम्स मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होगा। आई थिंक प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग की थीम इसलिए मानूंगा क्योंकि आप क्रेडिट ग्रोथ देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर को, वो काफी रोबस्ट रही है। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैटरल या पेरिफेरल थीम होगी जो इंपॉर्टेंट होगी। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो रूरल कंजम्पशन बहुत अच्छा अपटेक दिखाने की संभावना रखता है। लास्ट 2 साल से जो रूरल कंजम्पशन थी वो काफी दबी हुई थी। अर्ली साइंस बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि रूरल कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हो सकता है। सो एंड आई थिंक ये 2-3 थीम्स हैं जो फंड मैनेजर्स भी देख रहे हैं। अगर आप खुद ही डायरेक्ट इक्विटी करते हैं तो इन थीम्स में थोड़ा ज्यादा फायदा मिलने की और रिस्क रिवॉर्ड बीइंग फेवरेबल इज रीजनेबली एविडेंट। स्वाति, नए साल की स्मार्ट प्लानिंग हमारे साथ है
पंकज मटवाल और फिरोज अजीज आपके नए साल की फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करने के लिए। और क्योंकि मैंने स्मार्ट का यहाँ पर जिक्र किया पंकज जी, इसलिए हर एक निवेशक को तो स्मार्ट बनना ही है, बल्कि उनको अपनी स्मार्ट प्लानिंग भी करनी है। तो ये स्मार्ट से मतलब हम क्या समझे, कैसे कोई निवेशक स्मार्ट बन सकता है और स्मार्ट प्लानिंग कर सकता है नए साल में? बिल्कुल स्वाति, कई बार जब पूछते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, तो इन्वेस्टर्स का कहना होता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए। देखिए, वेल्थ क्रिएशन एक माध्यम है उस गोल को अचीव करने का जो आपने लिया हुआ है। और इसके लिए जरूरी है कि आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। यानी कि स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, किस पर्पज के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि मेजरेबल हो। ऐसा नहीं है कि वेल्थ क्रिएट करनी है, बस पैसा जोड़ना है। कितना आपको पैसा इकट्ठा करना है उस गोल के लिए, वो जानना जरूरी है। तभी मालूम चलेगा कि आप उसके करीब पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि यदि कम पड़ रहा है बीच में तो आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लग रहा है रिटर्न कम आ रहे हैं तो आप कुछ और उसमें डिसीजन चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेजरेबल होगा तभी आप कर पाएंगे। दूसरी बात, वो गोल आपका अचीवेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपने, देखिए, कोई भी गोल लेते हैं तो आपको अपनी क्षमता पता है कि आप उसके लिए कितना सेव कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है कि वो गोल जो भी हो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। उसके साथ ही रेलिवेंट गोल हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ में SMART, टी मतलब टाइम बाउंड। तो यानी कि आपको ये पता हो कितने समय में आपको गोल अचीव करना है। तो ये जरूरी है जब भी आप अपने, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, जिस तरह के भी गोल्स हो, उसके लिए स्मार्ट प्लानिंग जरूरी है। ओके, तो ये रही स्मार्ट प्लानिंग कि कैसे आप स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं नए साल में। फिरोज, यहाँ पर हमने थीम्स की बात की कि कौन सी थीम्स चल सकती है नए साल में। अब जरा कैटेगरीज पर आते हैं कि कौन सी कैटेगरीज इस साल के प्रदर्शन के लिहाज से, या जो हम अब 2023 में देख पा रहे हैं या देखेंगे, इनफैक्ट कौन सी कैटेगरीज है, कौन से सेक्टर्स है बेसिकली जो कि बेहतरीन साबित हो सकते हैं? स्वाति जी, 2018 में जैसे सेबी ने काफी सारी कैटेगराइज करके, स्कीम्स को कैटेगराइज करके हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया था। उसमें कई सारी हैं, 14 से 16 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमारे हिसाब से 7-8 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट होगी और उसमें रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। पॉइंट 2 ये अच्छा है कि उनकी जो अल्फा क्रिएट करने की क्षमता, मतलब बेंचमार्क से थोड़ी सा अधिक देने की क्षमता काफी ज्यादा है। तो होगी फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये 5-6 कैटेगरीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। इसके बगैर एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि रिटेल निवेशक लार्ज कैप स्कीम्स ही खरीदते हैं। लार्ज कैप स्कीम में जो है कि जो एक्स्ट्रा रिटर्न आने की संभावना होती है वो कम होती है। आप लार्ज कैप स्कीम के बगैर भी ऐसा एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स काफी ज्यादा हो, 60-70%, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप होता है, मल्टी कैप में भी 25-50% लार्ज कैप हो सकता है। तो लार्ज कैप में थोड़ा कम झुकाव रखें। ये जो कैटेगरीज मैंने मेंशन की उसमें थोड़ा ज्यादा झुकाव रखेंगे। तो जो फीस पे करते हैं आप साल दर साल, महीने दर महीने, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न फंड मैनेजर आपके लिए कमा सकता है, उसकी संभावना इन कैटेगरीज में ज्यादा है। ओके, अब पंकज जी, हर एक पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल को मैनेज करें, और ये मैनेज करें कि हाँ आपको कैसे निवेश करना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, और रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत तो हमें पिछले 2-3 साल में बहुत बखूबी समझ भी आ गई है। तो साल 2023 के लिए रिस्क मैनेजमेंट का मंत्र क्या है? बिल्कुल स्वाति, देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो कंटिंजेंसी प्लानिंग जो है वो भी बहुत जरूरी है कि कुछ पैसे तो आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट हो कि जब चाहे तब निकाल सकें, ताकि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल हैं वो हैम्पर ना हो, वहां पर आपको कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि अगर बड़ा रिस्क है तो आप अपने पास उतने पैसे नहीं रख सकते, तो जरूर रिस्क को ट्रांसफर किया जा सकता है और आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। चाहे वो हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, जहां पर मेडिक्लेम से लेकर और टॉप अप, सुपर टॉप अप प्लान लिए जा सकते हैं। उसके अलावा क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस हो या पर्सनल एक्सीडेंट प्लान्स हो, वो भी कंसिडर किए जाने चाहिए ताकि आपका जो भी ये रिस्क है वो कवर रहे। उसके अलावा यदि हम बात करें कि कोई अर्निंग पर्सन है और उसको अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, टाइम से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसकी फैमिली जो है डिपेंडेंट, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी जरूरत को ध्यान रखते हुए टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी हर व्यक्ति को एडिक्वेट सम एश्योर्ड के साथ लेना चाहिए। और उसके बाद बात आती है आपकी जो असेट्स हैं, चाहे वो कार, बाइक, यानी कि मोटर
इंश्योरेंस की बात हो या फिर हाउस होल्ड इंश्योरेंस हो, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि मोटर इंश्योरेंस तो खैर लोग लेते हैं, लेकिन हाउस होल्ड इंश्योरेंस पर कम ध्यान दिया जाता है। तो वो भी जरूरी हो जाता है कि किसी तरह की दुर्घटना में आपका जो रिस्क है वो कवर रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास भी पैसा हो, थोड़ा सा इस तरह से कि जरूरत में काम आ सके इमरजेंसी में, और साथ ही इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका रिस्क कवर रहे। ओके, तो इमरजेंसी प्लानिंग और इंश्योरेंस प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट के दो बेहद ही इंपॉर्टेंट पहलू। फिरोज, अब जानना चाहेंगे कौन से ऐसे फंड हैं जिसमें निवेश करके साल 2023 में निवेशक एक लंबे समय का एक मुनाफेदार निवेश कर सकते हैं। यस स्वाति जी, करीबन 8-10 स्कीम्स हैं, उनको मैं रीड आउट करता हूँ। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर रहा हूँ। आईबीएसएल का जो स्मॉल कैप स्कीम है, उसमें एक फंड मैनेजर चेंज अप्रैल में हुआ था। मेरे हिसाब से ये जो नए फंड मैनेजर आए हैं जो पहले पीएमएस मैनेज करते थे, वो काफी क्षमता है उनकी इनको अल्फा देने के लिए। दैट्स पॉइंट वन, दैट्स अल्फा स्कीम। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप दूसरी स्कीम होगी। ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं है, इसीलिए इतने लुक्रेटिव नहीं लगेंगे अगर आप हिस्टोरिकली रियर व्यू मिरर में देखेंगे। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज तीसरा स्कीम होगा। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी का चौथा स्कीम होगा। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, रोशी जैन अब फंड मैनेजर हैं, पहले प्रशांत जैन हुआ करते थे। वो भी बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें काफी लार्ज कैप का झुकाव है। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, शंकर नरेन खुद ही इस फंड को ओवरसी करते हैं। तो ये एक नेक्स्ट स्कीम होगा। फोकस्ड कैटेगरी है तो इसमें 30 स्टॉक से हमेशा कम ही रहते हैं। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, ताहिर बादशाह जो सीआईओ हैं वो पर्सनली इस स्कीम को देखते हैं। ये 2,500-3,000 करोड़ की ही स्कीम है, छोटी स्कीम है तो ज्यादा एजिलिटी है स्कीम में। दैट्स द सेवेंथ स्कीम। सिक्स स्कीम कोटक इमर्जिंग एक्विटीज मिड कैप, पंकज टिब्रेवाल की स्कीम। उनकी जो क्षमता है छोटे बिजनेसेस को पहले से परखने की, वो उसका फायदा आप ले सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा, दिनेश फंड मैनेजर है, ये कॉन्ट्रेरियन बेट लेते हैं, बेट चाल के परे रहते हैं। ये एक लास्ट बट वन स्कीम होगी। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर खराब रहा है, बट आर श्रीनिवासन जो सीआईओ है सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, वो खुद ही इसके फंड मैनेजर हैं। इसमें ग्लोबल स्टॉक्स थे इसीलिए थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, बट ये ट्रफ से वापस रिवाइव करने की क्षमता रखता है। ओके, तो ये दमदार 10 फंड फिरोज ने बताए हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं साल 2023 के लिए। पर इतना ही इंपॉर्टेंट है अपने एसेट्स को संभाल के भी रखना और एलोकेशन का। तो पंकज जी, साल 2023 में एसेट एलोकेशन का क्या तरीका हो? स्वाति, देखिए, हमेशा हर इन्वेस्टर को प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना चाहिए अपने गोल्स के हिसाब से। यदि आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में पोटेंशियल है अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का। लेकिन शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, तो अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो वहां पर आप ज्यादा निवेश डेट में करें, या फिर थोड़ा सा गोल्ड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही यदि मीडियम टर्म गोल है तो वहां पर भी आप देखें कि इक्विटी और डेट वगैरह में जो एलोकेशन है वो सही तालमेल हो उसके बीच में। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि 2023 जो है ये साल मल्टी एसेट का रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी में जो उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है ये आगे भी कुछ समय ऐसे बनी रहेगी। लेकिन डेट में हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट 2022 में काफी बढ़े, और अभी भी यहाँ पर संभावना है कि इंटरेस्ट रेट अभी थोड़े और बढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शायद आपके डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न्स अच्छे मिलने की उम्मीद है, और साथ ही गोल्ड और सिल्वर का भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है। तो इन सब बातों के हिसाब से कहा जा सकता है कि 2023 एक ऐसा साल है जहां पर सभी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब इक्विटी में वॉलेटिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए वहां पर निवेश किया जाना चाहिए। और डेट और गोल्ड सिल्वर, जैसा मैंने कहा कि वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है, तो आपको सभी एसेट क्लासेस में निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। और फिरोज, अंत में जाते जाते 2023 के लिए भारत के बाजार के आउटलुक को आप कैसे देखते हैं? शाइनिंग ब्राइट? यस स्वाति जी, शाइनिंग ब्राइट, क्योंकि अगर आप देखें जीडीपी ग्रोथ जो है 7.2 की एक्सपेक्टेड है इस ईयर की क्लोजर, 10 ईयर एवरेज है 5.8% की। तो जैसे दुनिया स्लो डाउन कर रही है, यूएस की 50-70% संभावना है कि वो रिसेशन में चला जाए, हम हिस्टोरिकल एवरेज से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। 0.2, अगर आप नवंबर का इन्फ्लेशन डेटा देखेंगे वो लीस्ट पे आया है,
सितंबर के मुकाबले, पूरे साल के मुकाबले नवंबर हैज ऑलरेडी कूल्ड ऑफ, तो एक ट्रेंड ठीक चल रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ठीक हो रही हैं क्योंकि आपके क्रूड प्राइसेस कंट्रोल में आ गए। तो ये अगर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो इस बजट में जो इन्होंने बजट किया था कि क्या कमाई होगी और क्या खर्च होगा, 3 लाख करोड़ से बेहतर चल रहे हैं हम। सो वी आर शोइंग इमेंस फिस्कल प्रूडेंस। तो मेरे हिसाब से जीडीपी अच्छी चलेगी तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो बड़ी है, निफ्टी की जो कमाई थी वो 770 रुपए थी, वो 1500 518 हुई, 770 हुई, अब 850 की इस साल की निफ्टी की पर शेयर की अर्निंग्स होने वाली है, जो ग्लोब में काफी अच्छी मानी जाएगी क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया अच्छा कमा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगले एक साल आपको 10 से 12% निफ्टी की रिटर्न की उम्मीद करना गलत नहीं होगा। बट ऐसा जरूर हो सकता है कि मार्केट एक साल में ये जी। परफॉर्मेंस ना दे, बट 3 साल में 10-12% पर एनम कंपाउंडेड ऑन निफ्टी इज पॉसिबल। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि नया साल करे कमाल। धन्यवाद करेंगे आपका पंकज मटपाल जी, और साथ ही फिरोज अजीज हमारे साथ मनी गुरु में आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए।